हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट एसएसटी की क्लास है और 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन चैप्टर 8 ये लास्ट है। क्लास 7 की हिस्ट्री का कल से आपकी क्लास 8 की हिस्ट्री स्टार्ट। और ये नई एनसीईआरटी है। जितने लोग भी पूछते हैं ना कि कौन सी एनसीईआरटी, तो ये नई एनसीईआरटी से ही आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है। और क्लास 7 में ना केवल 8 ही चैप्टर हैं बस। उसके बाद से कल से आपका 8, वो भी 8 दिन में खत्म, देन आपका ज्योग्राफी स्टार्ट। तो आप लोग हर दिन अपना क्लासेस जरूर देखें। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अब क्लास देख ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो कंटिन्यूटी बनाए हैं, बट प्लीज हर दिन डिसिप्लिन मेंटेन करके क्लास जरूर देखो। अदरवाइज आप एक हफ्ते में सोचोगे कि पूरी किताब पढ़ लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। पढ़ भी लोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग देख रहे हैं तो लाइक कर दिया कीजिए अगर आप लोग सच में इस वीडियो को पसंद करते हैं। तो देखिए, ये जो है ना 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, इसमें अगर आप नीचे में भी आपको चीज़ें बताऊंगी, बट इसके पहले वाली भी क्लास जरूर देखना, क्योंकि सारी चीज़ें ना एक दूसरे से इंटरलिंक है। और ये हम पढ़ने वाले हैं 18वीं शताब्दी में किस तरीके से राज्यों का गठन हुआ। ठीक है। जैसे कि पूर्वाध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से घटनाएं जो हैं, गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राजाओं से के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। और आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। अभी हम देखेंगे अलग अलग, जैसे कि नादिर शाह, आप जानते ही हो, इतना फेमस है, उससे तो क्वेश्चन आता ही है। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो पूछा जाएगा। देखिए, तो 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक से न बदलने लगी। और इसमें हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, फिर 1761 तक, फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है। चलिए, अच्छा, टेलीग्राम पे पीडीएफ आज आपको सारे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। तो मुगल साम्राज्य आपको बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है, औरंगजेब की मृत्यु कैसे जो हुई थी, उसके बाद से पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, चैप्टर 4 में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि मुगल साम्राज्य किस तरीके से सफलता जो है प्राप्त करके ऊंचाई पर पहुंचा था। फिर आपने देखा कि धीरे धीरे से उस जो है, जैसे ही 17वीं शताब्दी का अंतिम समय आया, तो उनके सामने भी बहुत अलग अलग तरीके के संकट आने लगे। ऐसा बहुत सारे रीजन की वजह से हुआ। जैसे कि जो औरंगजेब था, इसने ना 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत खर्च कर दिया। तो पहले तो देखो, ये होता ही है कि कोई इंसान एक ही बार धीरे धीरे जो है पीक पे पहुंचता है, फिर उसकी खुद की गलतियों की वजह से वो नीचे आने लगता है। तो जो ऊंचाई पे पहुंचता है ना, उसको मेंटेन करके उसको बनाए रखना भी एक बहुत ही कहा जाए, एक तो आर्ट है, क्योंकि सब लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो सेम इसी तरीके से हुआ। आपने देखा कि मुगल जो है कितनी मेहनत करके इतनी सफलता प्राप्त की है, बट उसी में से औरंगजेब आता है और ये लंबी लंबी लड़ाई लड़ा और सारा पैसा, सैन्य, वित्तीय संसाधन सब कुछ खर्च कर दिया। ठीक है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना भी अब बहुत कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर जो है राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों उस पर नियंत्रण रखते थे। तो इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक, सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना कंट्रोल बनाया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। क्योंकि प्रश्न पूछता है ना कि मुगल के पतन का क्या क्या रीजन है, औरंगजेब की वजह से क्या क्या चीजें हुई, तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट में। ठीक है। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदार और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इस समस्याओं को बहुत ही ज्यादा गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी ना शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को एकदम सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदार व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। क्योंकि कहां तक कोई रोकेगा। आप देखिए ना, पहले तो इनका राजस्व में ही कमी आने लगी, क्योंकि जैसे जैसे वहां पे उस सूबेदार के जो प्रांत हैं वो अपना कंट्रोल बनाए, तो धीरे धीरे राजस्व में भी कमी आने लगी। कृषक आंदोलन भी एक समस्या था, और विद्रोह भी बढ़ा करों के भार के विरुद्ध। तो कितना रोकेंगे। तो ये जो है एक बदलाव जो हो रहा था, उसको औरंगजेब रोक नहीं पाया। ठीक है। उसके बाद से यहां से देखिए,
तो इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वहीं पर भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। ये प्रश्न पूछता है कि दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया है, तो याद रखिएगा 1739 में। ये सारी चीजें हो रही थी, इसी बीच में इसने इसका फायदा उठाया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा, मतलब वो भी आक्रमण करता रहा। उसने तो 48 से लेके 61 के बीच में 5 बार आक्रमण किया है उत्तरी भारत पर, और बहुत सारा लूट मार किया है इसने। ठीक है, किसने? अब्दाली ने। अब नादिर शाह से रिलेटेड क्या पूछता है वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे या फोटो देख सकते हो, ये नादिर शाह है, और ये नादिर शाह के आक्रमण के बाद से दिल्ली में जो विध्वंस हुआ है उसका बहुत बार वर्णन किया गया है। और ये मुगल को से जिस तरह से इसने धन लूटा है ना, उसका वर्णन इस तरीके से हुआ है। देखो, इसने 60 लाख रुपए, बहुत सारे सोने सिक्के, 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो बहुत ही बेशकीमती थी, जिसका मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता है। और इसने जो है ना मयूर सिंहासन भी लूटा है। प्रश्न पूछता है कि मयूर सिंहासन जो है किसने लूट लिया, तो वो है ये नादिर शाह। ये प्रश्न कई बार पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, याद रखिएगा। इसने आक्रमण किया था 1739 में दिल्ली पे, और बहुत ही लूट मार किया है ये। ठीक है, तो साम्राज्य पर ना सब तरीके से अब दबाव पड़ रहा था, और साथ में आपको पता ही है कि एक कंपटीशन, मतलब कि जो अलग अलग विभिन्न समूह थे ना, तो वो पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसको और भी कमजोर कर डाला, और ये जो है खुद 2 गुटों में बटे गए। एक बटा था ईरानी में और दूसरा तुरानी में। ठीक है, ईरानी और तुरानी, तुरानी मतलब तुर्क मुल्क के। फिर काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे के हाथों की कठपुतली, मतलब ये लोग खुद कठपुतली बन गए थे। बेहद अपमानजनक की स्थिति तो तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय, इनकी हत्या हो गई, और अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। सोचिए, कमजोर तो ये हो ही गए थे, बट कठपुतली भी बन चुके थे ये मुगल बादशाह जो है, कभी ईरानी के कठपुतली तो कभी तुरानी के। बट सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए एक खतरनाक चीज़ हुई तो ये इन मुगल बादशाह के साथ हुई है, फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय। ठीक है, इन दोनों के साथ इनकी हत्या कर दिया, और अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार, बड़े जमींदारों ने भी अलग अलग जगह अपनी शक्तियां बनाई, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ फोटो देख सकते हो, एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए ये हैं फर्रुखसियार। ठीक है, अब राजपूत, यहां से देखते हैं क्या चीजें पूछी गई। देखो, बहुत से राजपूत घराने ना विशेष रूप से आपको अंबर और जोधपुर की जगह पे दिखेगा, और बदले में ना उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त जो है स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर क्या किया, अपना नियंत्रण जो है उसका विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के जो राजा हैं अजित सिंह ने भी मुगल दरबार की गुट्टीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। क्या नाम है इनका? राजा अजित सिंह। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के जो राजा है ना अजित सिंह को गुजरात की सूबेदारी, और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। ये प्रश्न पूछता है कि अजित सिंह को कहाँ की, तो गुजरात की मिली है, और अंबर के जो सवाई राजा जय सिंह है ना उनको मिली है मालवा की। ये याद रखिएगा, अजित सिंह जोधपुर के राजा हैं और जय सिंह जो है अंबर के। ठीक है, अंबर के सवाई। बादशाह जो जहांगीर शाह है, इसने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया, और उन्होंने अपने वतनों के आसपास के जो शहरी इलाके हैं ना उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर जो जोधपुर राजघराना है इसने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी क्या किया, बूंदी के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की, और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। ठीक है, तो यह फोटो देख सकते हो, चित्तौड़गढ़ की किला राजस्थान। ठीक है, फिर 1740 में क्या हुआ ना कि राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर काफी प्रेशराइज इनको किया, जिससे कि उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। इनका भी मतलब ये भी पहले तो बहुत आगे जा रहे थे, बट इस पे लोगों ने कंट्रोल स्थापित किया अपना, और इनका भी विस्तार आगे होने से रुक गया। तो ये सारी स्टोरी है, और ये है जयपुर के राजा जय सिंह। आप ये फोटो देख सकते हो, ये है मेहरानगढ़ किला जोधपुर। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ये जयपुर का जो जंतर मंतर है, ये देखिए।
तो जंतर मंतर के नाम से ये एक वेधशाला में काफ़ी इस पे उपकरण हुए हैं। जैसे कि आप इसको देखिए, कई राजपूत शासकों ने मुगलों का जो अधिराज्य है वो स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। ठीक है, चलिए अब यहां से जो है आज़ादी हासिल करना। देखो सिख, हमने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर 6 में 17वीं शताब्दी के दौरान कि सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला। और हमने पढ़ा भी था कि गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। फिर 1708 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से जो है जो गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो बंदा बहादुर है ना, उसके नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, फिर उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले जो सिक्के हैं ना, उसको गढ़कर अपने शासक को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। जिसने खालसा में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया ना, इसी को बाद में बंदी बना लिया गया। ठीक है, फिर 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। याद रखिएगा, सिखों ने किसमें? पहले जत्थों में, फिर बाद में मिसलों में। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो प्रश्न पूछता है कि दल खालसा किसे कहते हैं? तो ये जो जत्थों और मिसलों है ना, इनकी कंबाइन जो सेना है। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें कहते हैं गुरुमत्ता। गुरुमत्ता का मतलब होता है गुरु के प्रस्ताव। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि किसानों से कितना जो है कर के रूप में लिया जाता था, कितना प्रतिशत? तो याद रखना 20%। और गुरुमत्ता किसे कहते हैं? तो जो सामूहिक निर्णय, जो डिसीजंस लिए जाते थे ना, उसे कहते हैं गुरुमत्ता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं हैं उनको दल खालसा कहते हैं, और जो सामूहिक डिसीजंस लिए जाते थे उनको गुरुमत्ता कहते हैं, और किसान से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उनको संरक्षण देते थे। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और ये हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह, ये ठीक है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये है हमारे महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। चलिए, तो अभी हमने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को प्रेरित किया था, बट शासन उनके भाग्य में है। ठीक है, तो जो इन्होंने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन जो है उनके भाग्य में है, मतलब राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। ठीक है, उसके बाद से खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर, ये तो हमने अभी देखा कि सार्वभौम शासन की जो है घोषणा कर दी थी। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेश में पाए जाते थे। ठीक है, फिर 18वीं शताब्दी के अंतिम में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा जो रणजीत सिंह है ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो ये प्रश्न पूछता है कि जो महाराणा रणजीत सिंह जी हैं, उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी कब बनाई? 1799 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद से हमारा ये आता है मराठा। और यहाँ पर ये शिवाजी से रिलेटेड जो है चीज़ें लिखी गई हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने मराठा राज की स्थापना की। इनका जन्म हुआ था 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। ठीक है, और अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी जो है बहुत ही कम उम्र में विजय पथ पर निकल पड़े थे। ठीक है, तो चलो अब मराठा के बारे में देखते हैं। और ये गुरिल्ला युद्ध कला भी पूछता है, इन्हीं का है गुरिल्ला युद्ध कला। किसका है? हमारे शिवाजी का। ठीक है, अब मराठा के बारे में देखिए। देखो, मराठा राज्य ना एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन के खिलाफ ना विरोध करके उत्पन्न हुआ था। जैसे कि शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की, और जो कृषक पशुचारक थे ना, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद, जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। प्रश्न पूछता है कि शिवाजी के मृत्यु के बाद से जो है कौन सा उत्तराधिकारी सेवा दे रहा था? तो पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। पुणे जो है मराठा राज की राजधानी बन गया उसी समय।
पुणे, ठीक है। तो पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ और उसने धीरे धीरे जो है ना सफलता प्राप्त की। मुगल साम्राज्य की जो सत्ता थी ना उसको नुकसान पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समाप्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप से मान्यता मिल गई। मालवा और गुजरात जो है मुगलों से कब छीना गया है तो ये आपको याद रखना है 1720 के दशक तक, ठीक है। और साथ ही ना इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो ये जो चौथ है और ये सरदेशमुखी है ये क्या है, ये प्रश्न पूछता है। तो देखो सबसे पहले चौथ क्या है, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%, ठीक है। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, मतलब जो 25% राजस्व का वसूलते थे ना उसको बोलते हैं चौथ। सरदेशमुखी क्या बोलते हैं, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10%। तो सरदेशमुखी 9 से 10% है और चौथ है 25%, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि इनको अधिकार मिल गया था चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का। और जब भी आपसे कोई भी पूछेगा ना कि चौथ क्या है सरदेशमुखी क्या है तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब यहाँ पर देखो 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा जो है प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक, तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई, ठीक है। बाकी यहाँ पे वही कहानी लिखी हुई है, बस ये आपको याद रखना है कि परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिला मराठों को, ठीक है। फिर वही हुआ कि मराठों ने जो है अपना खुद का प्रशासन तैयार किया और एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फिर धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। जो एग्रीकल्चर था उसको प्रोत्साहित किया गया, जो व्यापार है उसको पुनर्जीवित किया गया। फिर इसे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। जैसे ही 1720 का दशक आया तो मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फूलता रहा। प्रश्न पूछेगा कि उज्जैन किसके संरक्षण में, तो सिंधिया, और इंदौर होलकर, ये आपको नाम याद रखना है। तो ये जो है काफ़ी समृद्धिशाली हो गए थे ये जो शहर हैं। उसके बाद से चंदेरी के क्षेत्र में याद रखिएगा उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने भी अपना भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर पुणे और नागपुर तथा लखनऊ और इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया था। तो आपको इसको ना एक कहानी की तरह ही पढ़ना है। इसमें से आप कुछ अगर सोचोगे कि क्या याद कर लें तो याद करने वाले जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो आपसे पूछेगा, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट में तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अब जाट से रिलेटेड देख लीजिए। देखिए अन्य राज्यों की तरह ना जाटों ने भी 17वीं 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता को काफी स्ट्रांग किया और इनका नेता था ना चूड़ामन। इसके नेतृत्व में इन्होंने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र पे कंट्रोल कर लिया। फिर 1680 का दशक आया तो इनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के शहरों के बीच में स्टार्ट हो गया। फिर कुछ अरसों के लिए वे आगरा को भी अपने अभिरक्षक में ले आए। जाट जो है ना वो समृद्ध कृषक थे और उनका प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के जो राज में है ना भरतपुर शक्तिशाली राज के रूप में उभरा, ठीक है। सूरजमल के राज में भरतपुर। और 1739 में जब नादिर शाह ने, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, इसने दिल्ली पर हमला बोला था, लूट मार की थी और मयूर सिंहासन भी लूट के लेके गया था। तो इसने ना दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी, ठीक है, जब इसने लूटमार की थी। नादिर शाह का पुत्र जो है ना वो है जवाहिर शाह। इसके पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा, ठीक है। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया तो वही दिंग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें इन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है दीग का राजमहल। आप इमारत की छत पर देखिए, ये मुख्य सभा भवन बनाया गया है। इसको हम कहते हैं बांग्ला गुम्बद। ये है बांग्ला गुम्बद, ठीक है।
तो चैप्टर तो छोटा है और आपको मैं बताई हूँ स्टार्टिंग में ही कि क्या क्या चीज़ें पूछेंगी। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि नादिर शाह ने बंगाल पर क्या आक्रमण किया है, किस पे किया है बताओ। इसने तो दिल्ली पे किया है, ये पूछा जाएगा। सवाई राजा जय सिंह इंदौर का शासक था, बताओ कहाँ का शासक था। दो राजा थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। गुरु गोविंद सिंह क्या सिखों के 10वें गुरु थे। और पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना या नहीं, ये आप मुझे बताएं। बाकी और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको बस याद रखना है स्टार्टिंग से ही कि कब किसने आक्रमण किया है, चौथ किसे कहते हैं, सरदेशमुखी किसे कहते हैं, और औरंगजेब और किस तरीके से मुगल का पतन हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 से 2 बार क्लास को देखिए, रिवीजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के समय कोई दिक्कत ना हो। तो एक छोटी सी क्लास थी, बाकी आपको पता ही है डेली 5 बजे हमारी बीपीएससी की क्लास होती है, जीएस की, और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सभी लोग जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।